हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 तरीके 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अभी आप लोग देख कर आए हैं कि क्या क्या आपको कैसे परचेज करना है, ठीक है। अभी मैं बताया आपको कि लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का मैं आज पेपर लेकर आया हूँ, सॉल्व कराऊंगा, इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पूरा 7 सेट हल कराऊंगा, रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का और मैथ का और इंग्लिश का भी मैं सभी का सारा सेट हल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग शुरू से ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी डालूं तो आपको तुरंत मिले और तुरंत पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका कोड क्या है, 347 केबी कोड है, ठीक है। हमको लेकिन केबी नहीं करना है, के ए जो है फर्स्ट सेट है, ठीक ना। फर्स्ट सेट कौन है, फर्स्ट पेपर कौन है, के ए है, फिर के बी है, ठीक ना। तो के ए हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2025 का जो सेट 1 है, ये 2025 का सेट 1 कोड नंबर 347 के ए। और देखिए अभी तक अनसॉल्व पेपर नहीं आया है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर नहीं आया है और ये जो हम लोग पेपर हल करा रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत ही यूट्यूब पर खोज कर गूगल करके खोज कर लाए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हल करके हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का क है, गैसीय विलयन का उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। नहीं, कपूर का नाइट्रोजन विलयन गैसीय विलयन का उदाहरण नहीं होता है। हाइड्रोजन का पैलेडियम में नहीं। पारे का सोडियम के साथ अमलगम नहीं। गैसीय विलयन का उदाहरण कौन है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जो जल में घुली हुई होती है, यानी कि जल का सूत्र क्या होता है, जल का फार्मूला जो होता है, आप लोग यहाँ पर कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। जल का फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है एक गैसीय विलयन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का ख है, किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। देखिए Cr3+ और CO2+ और यहाँ पर है Ni2+, निखिल इसको बोलते हैं Zn2+। तो यहाँ पर देखिए Zn जो होता है, Zn जब इसकी परमाणु क्रमांक जो होता है, जब ये 30 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है तब ये रंगीन होता है, ठीक है। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी को दे देता है और पॉजिटिव चार्ज ले लेता है दूसरे, तो इसके पास क्या होता है, ये रंगहीन
यौगिक का मतलब आयन का यौगिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर ग है। ग क्या कह रहा है कि KCO का 4 है। ये जो CO है ना, ये कोबाल्ट है और ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें जो है कार्बन कैपिटल लेटर में रहेगा और ऑक्सीजन जो है छोटा लेटर में रहेगा, स्मॉल में। और यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम रहेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएंगे, ठीक ना। में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी होगी -1, ठीक है। कैसे? अभी मैं आपको बता दूं कैसे होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? -1 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये एक यौगिक है। तो यौगिक जो होते हैं जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया, तो ये सब इनका जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है? 0 होती है। तो इसकी 0 हो जाएगी और इसकी 1 प्लस हो जाएगी। तो +1 को जब हम लोग बराबर की इधर भेजेंगे 0 की तरफ तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -1 इसकी हो जाएगी, ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए ग वाला कह रहा है कि अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम है। अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है फिनाल, और यहाँ पर इज ग्रेटर देन है एथेनॉल, इज ग्रेटर देन क्लोरो एसिटिक अम्ल, और उससे ज्यादा क्या है? एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही है। देखिए सबसे ज्यादा जो होता है एसिटिक कौन होता है? अम्लीय क्षमता के बढ़ने का क्रम मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? तो इसमें है आपका फिनाल होता है, ठीक ना। कौन होता है? फिनाल होता है। उसके बाद जो आता है एथेनॉल आता है, उसके बाद जो आता है एसिटिक अम्ल आएगा, उसके बाद क्लोरो एसिटिक अम्ल आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका है अंगा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेलिंग विलियन परीक्षण देता है, ठीक है। देखिए मैं पहले ही वीडियो डाल दिया होता, लेकिन क्या करूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं एक वीडियो बना चुका था, ठीक ना। वीडियो बनने के बाद क्या हुई, तो उसमें बीच में आवाज ही कट गई। आवाज कट गई तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा? जब आवाज ही नहीं रहेगी उस वीडियो में तो बच्चों को कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फेलिंग विलियन परीक्षक देता है? देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, दूसरा सुक्रोज है, प्रोटीन है। यहाँ पर कुछ था लेकिन याद नहीं, मतलब यहाँ पर क्या था उसमें साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है। यानी कि जब हम स्क्रीनशॉट लिए थे वीडियो का तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में था वो नहीं साफ दिखा। तो यहाँ आपको सही से मतलब है पहला है सही, इसमें क्या है? ग्लूकोज सही हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक फेलिंग विलियन क्या देता है? परीक्षण देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो के बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो इसमें क्या आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, गैब्रियल थायराइड संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा है कि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन है? तो गैब्रियल थायराइड संश्लेषण है, अभिक्रिया है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। अगर इतना समझ में आया है तो आप लोग चैनल को लाइक करें। मतलब यहाँ पर कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए समझते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 का देखिए ये क है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का क है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन क्या दे दिया है? न्यूमेरिकल में से आ गया है। और मैं सारा ये पहले चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का क, 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया आपका? बेंजीन कितना दिया है? 30 द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि बेंजीन कितना है? 30% बेंजीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा? कितना होगा? तो यहाँ पर जितना है 100 में से, मान लीजिए 100 आपका बिलियन है, 100 में से कितना आ गया? 30 आपका बेंजीन आ गया, 30 ग्राम बेंजीन है, तो 70 ग्राम जो बचा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, क्योंकि दो ही चीज से मिलकर बना है ना। तो दो ही चीज मतलब एक चीज तो पता है, दूसरा चीज पता हो गया कि जितना बचेगा उतना ही वो होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम बिलियन में बेंजीन 30 ग्राम है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? 70 ग्राम होगा। एकदम सिंपल बात है, एकदम सिंपल भाषा में हम परिभाषा में आपको समझा भी दिए हैं। यहाँ पर C6H6 ये क्या है? बेंजीन का फार्मूला है। का मोलर द्रव्यमान जब निकालेंगे तो 12 कार्बन है, 6 से गुणा करेंगे, एक कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान, ठीक है, 12, और 6 कार्बन है तो 6 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक और 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। 12 6 72, 6 78 हो जाएगा, ठीक है, 78 ग्राम पर मोल होगा।
अब देखिए यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है द्रव्यमान निकालेंगे तो 4 ये 14 मतलब ये 12 है किसका, कार्बन का। एक कार्बन है तो एक कार्बन का 12। क्लोरीन का जो होता है 4 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 142। ठीक है, 12 प्लस 142 करेंगे तो 154 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। उसके बाद बेंजीन के मोल निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर बेंजीन का मोल निकालने का एक फार्मूला होता है, देखिए एन इक्वल टू स्मॉल w अपान में स्मॉल m, यानी कि ये मोल की संख्या बराबर होता है भार बटे में अणु भार। अब देखिए यहाँ पर भार दिया है, बेंजीन का भार कितना दिया था 30 ग्राम, इसका अणु भार कितना आया है 78 आया है। तो भार बटे अणु भार कर दिए 30 बटे में 78 कर दिए, भाग दिए 0.3846 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है CCl4 के मोल। अब इसके मोल हम निकालेंगे तो भार बटे अणु भार करेंगे, इसके कितने थे 70 ग्राम क्या था भार था, 154 आया। ये 154 क्या आया है, अरे वही 154 जी, 154 आया कितना, ये अणु भार है। अब इसमें हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4545। ठीक ना। अब आएगा मोल अंश निकालेंगे, किसका मोल अंश निकालने के लिए कहा है, तो देखिए यहाँ पर बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, तो बेंजीन का हम लोग निकालेंगे तो बेंजीन का देखिए बेंजीन का मोल अंश, तो बेंजीन का यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ये फार्मूला होता है ना, ये मोल अंश का फार्मूला होता है एन अपान में एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि ये जो है छोटा वाला जो भाग है और यहाँ पर छोटा और दोनों बड़ा वाला दोनों का भार हम लोग क्या करेंगे, मोल जो मिला है ये वाला मोल जो मिला है उसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0.3846 मिला था बेंजीन का था, तो यहाँ पर बेंजीन प्लस और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ये वाला। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद ये देखिए 0.8391 आए, ऊपर का वही रहेगा, भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.458 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है प्रश्न नंबर 2 का ख है, राउल्ट का नियम समझाइए। क्या कह रहा है, राउल्ट का नियम समझाना है। तो यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार जब इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, किस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, देख लीजिए बढ़िया से, अब इसको समझिए। जब किसी विलायक में कोई एक विलायक ले ले, मतलब एक पात्र है, इस प्रकार से कोई पात्र है उसमें एक विलायक लिया गया है, मान लीजिए उसमें जल लिया गया है, कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है और उसमें कोई ऐसा अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोला जा रहा है, पदार्थ घोला जा रहा है, तो विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक ना, जो विलेय होता है, जो विलेय का मोल होता है, मोल प्रभाज होता है, उसका जो अपेक्षिक वाष्प दाब होता है ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के जो मोल प्रभाज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसी एक को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक ना, उसी को राउल्ट का नियम, जैसे यहाँ पर देखिए P0 माइनस PS P अपान में P0 इक्वल टू एन स्मॉल एन अपान में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। अब ये फार्मूला क्या है, तो ये आपका जो इधर का जो भाग है, इधर का भाग क्या है आपका, जब इसमें कोई विलायक था, इसमें कोई ये अवाष्पशील पदार्थ घोला गया है। ठीक है, तो ये पूरा बन गया है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और यहाँ पर जो आपका है ये मोल प्रभाज। तो ये कहा है इसमें कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक जो ये अपेक्षिक अवनमन है विलेय के मोल प्रभाज, ये विलेय का मोल प्रभाज की क्या होता है, ये देखिए बराबर हो जाता है। ठीक ना, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं विलेय के मोल प्रभाज की। तो ये बात समझ में आई आपको। अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग, 2 के ग वाले पर, नेक्स्ट पेज पर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का ग, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो संक्रमण धातुएं होती हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं। ठीक है, उनमें जो अधिकांश यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, उसको स्पष्ट करना। देखिए यहाँ पर संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, परिलक्षित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसके कारण, संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं।
तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करती हैं। ठीक है, तथा ये अगर युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय दर्शाएंगे, अगर ये अयुग्मित हैं तो क्या दर्शाएंगे, अनुचुंबकीय दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पर देखिए जब वीडियो हम बनाए थे ना, वो वाली वीडियो खराब हो गई तो इसको हम समझाए थे। तो यहाँ पर देखिए अगर ये जोड़ा में है, तो इसको अयुग्मित बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ा में हो गया। एक कोष क्या हो गया, ये उपकोष जोड़ा में है, तो ये क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित रहेगा तो ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ये पूरा देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये पूरा खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भरने के लिए, तो ये दोनों ये क्या है, ये अयुग्मित है। अब भाई इसी को उठाकर इसमें भर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये अयुग्मित है, अभी इसको भर दिया जाएगा तो अयुग्मित हो जाएगा, अरे युग्मित हो जाएगा ना, पेयर्ड हो जाएगा। तो जब ये क्या होता है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसमें अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, जब युग्मित रहता है तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। बस इतना याद रखिए। और यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण का म्यू बराबर होता है रूट में n+2, और ये Bm बोर मैग्नेट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला दिया जाता है, जिस पर एक क्वेश्चन है नीचे ही है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, Bm बोर मैग्नेट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन घ वाला है, 2 का घ कह रहा है कि MnBr4 ये 2- चार्ज है के केवल प्रचक्रम चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm है। ठीक ना, संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति बताना, इसकी ज्यामिति क्या होगी। तो बहुत ही थोड़ा सा कठिन ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा कठिन ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन देखिए हम समझाएं बढ़िया से। देखिए Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +2 है। कैसे है +2, तो यहाँ पर हम जब लोग देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे मैग्नीज का, जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर Mn और B का जो होता है, Br जो होता है -1 होता है, 4 है तो -4 हो है, और ये 2- है तो बराबर में 2-2, और यहाँ पर मैग्नीज जब ये -4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 + 4 हो गया, तो इसको घटाएंगे तो +2 बचेगा। Mn कितना ऑक्सीकरण संख्या आया, +2 आया ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद देखिए Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे Z25, ठीक है, Z25 का मतलब ये नहीं है, जिंक नहीं है। ठीक है, Z25 का मतलब ये है, ये Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, यानी कि परमाणु कितना बचा है इसके पास, 25 परमाणु है। मान लीजिए ये साधारण तो 25 से, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये प्लस में आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 23 बचेगा। तो 25 का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 3d5 4s2 में जाता है। ठीक है, आर्गन 18 होता है। ठीक है, 3d5 4s2, ये आर्गन 18 इसलिए लिखा जाता है कि 18 तत्वों का 18 जो इलेक्ट्रॉन है ये आर्गन में आ गए, मतलब यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं तक होगा। और उसके बाद का जो होता है देखिए 7 को बचे हैं जो यहाँ पर 3d5 और 4s2 में। अब देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, ये +2 इलेक्ट्रॉन इसको मतलब +2 आया कब, जब ये किसी को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। जब ये किसी को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा तो इसी पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और माइनस चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लिया रहता है तो उस पर माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड कैसे हैं, देखिए यहाँ पर 3d5 यानी कि ये जो 4s2 वाला है 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो भी डी वाले में। तो डी वाले में कितने उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 5 उपकोष होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों में एक 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 करके क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक एक करके जब भर जाएगा तो 5 क्या हो जाएंगे, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब जो पेयर न हो, जो जिसके साथ जोड़ा न बनाया है। ठीक है, पेयर्ड न हो। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे हम लोग, तो इसमें 5 आया, n का मान, n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं n बराबर अपविकलित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। 5 और 5 + 2 ये 35 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 2 7 7 5 35 हो जाएगा। लगभग में इसका मान क्या आ जाएगा, 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ठीक है,
इतना मान आया। अब देखिए ब्रोमीन -1 कमजोर लिगेंड है। ये क्या, इससे क्या साबित हुआ कि जो ब्रोमीन है ये क्या है, कमजोर वीक लिगेंड है। क्यों? अगर ये वीक लिगेंड नहीं होता तो ये जो एक एक करके भरे हैं ये नहीं भरा होता, पहले जोड़ा बनाता तब जो बचता उसमें भरता। ठीक है, तो इसमें एक एक पहले एक एक भर गया, इसलिए ये क्या है, जो ब्रोमीन आपका वीक लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए Br4 आयन की ज्यामिति क्या होगी, ये जब ये वीक लिगेंड होगा तो इसमें चार ब्रोमीन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक ना, टेट्रा क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसकी ज्यामिति जो है क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, आगे चले हम लोग, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का कर है कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफार्म के उपयोग। कार्बन, देखिए क्या पूछा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफार्म के उपयोग पूछा है। तो पहला हम लोग उपयोग देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के देखेंगे। देखिए विलायक के रूप में, पहला उपयोग क्या है, विलायक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसमें वसा, तेल, रबर और रेजिन को घोलने में। ठीक ना, वसा को घोलने में, तेल को घोलने में, रबर को घोलने में, इन सबको क्या करने में इसका उपयोग होता है, घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए शीतलक और फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक ना, एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने में पहले इसे सूखी आग बुझाने में किया जाता था। अब इसको क्या किया जाता है, शीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पहले इसको हम लोग क्या करते थे, सूखी आग, जो आग जलती है उसको बुझाने में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है कि रासायनिक उद्योग में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफार्म, फ्लोरोकार्बन और आदि के निर्माण में मध्यवर्ती के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है धातु की सफाई में देखिए मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई में उपयोग में इसको लाया जाता है। ठीक है, किसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अब देखिए क्लोरोफार्म का उपयोग देखते हैं। क्लोरोफार्म के उपयोग देखिए प्राचीन काल में एनेस्थेटिक के रूप में, देखिए शल्य चिकित्सा में नींद लाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब बंद है क्योंकि यह यकृत को हानि पहुंचा सकता है। यानी कि देखिए पहले जब हम लोग पहले क्या था, शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग कब किया जाता था, जब किसी को नींद नहीं आती थी तब नींद लाने के लिए किया जाता था, नहीं तो इसको बेहोशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। नाक पर, रुमाल पर लगा करके नाक पर लगा दे तो लोग बेहोश हो जाते थे। ठीक ना, तो ये इसका उपयोग इस पर भी किया जाता था। और इसके उपयोग के कारण क्या हुआ कि यकृत को हानि पहुंचने लगी। ठीक ना, यकृत यानी कि आपके लीवर पर क्या हुआ, लीवर पर हानि पहुंच सकती है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए विलायक के रूप में इसका उपयोग कब, औषधियों, गोदों, रेजिन, एल्कलाइड और वसा को घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रियान गैसों के निर्माण में देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग होता है। ठीक है ना, कह रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो एयर कंडीशनर यानी कि एसी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कीटाणुनाशक तथा परीक्षण, यहाँ पर देखिए के रूप में प्रयोगशालाओं में सीमित प्रयोग है। ठीक है, यानी कि इसका जो उपयोग है एक जगह और किया जाता है, कहाँ पर, कीटाणुनाशक यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए, और परिरक्षक यानी कि रक्षा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पर, प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। उसके बाद देखिए ख वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही बड़ी वीडियो रहेगी। तो प्रश्न नंबर 3 का क तक हम लोग इस वीडियो में करा दिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी अब से। ठीक है, अब डेली मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, डेली आपको वीडियो मिलेगी। और वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।